स्वागत है लर्न विद साक्षी हिंदी पे। आज हम बीपीएससी 4 पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं। क्लास 11 और 12 के लिए है। ये हिंदी एवं सामान्य हिंदी का है। ये यूथ पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर है। हम टीआरई 1 में जो पूछा गया 26/8/2023 में पूछा गया जो क्वेश्चन हम उसमें देखते हैं हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं आगे देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए, चलते हैं आगे हिंदी का। हाँ, आगे हिंदी का क्वेश्चन है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी। ऑप्शन ए है 13 स्वर 38 व्यंजन और 12 स्वर 34 व्यंजन और 15 स्वर और 41 व्यंजन। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन होगा 13 स्वर और 38 व्यंजन। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं। देखिए कुछ बॉक्स में है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 51 मानी है। इसमें 13 स्वर हैं तथा 38 व्यंजन। इस प्रकार 13 स्वर प्लस 38 व्यंजन बराबर 51 है, मतलब कुल मिला के 51 है। नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है। पहला ऑप्शन है पहेलियों का संकलन है, दूसरा है मुकरियों का संकलन, तीसरा है मनोरंजन परक रचना और डी वाला ऑप्शन है इसमें से एक से अधिक और ई ऑप्शन है इसमें से कोई नन। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? खुसरो की जो खालिक बारी है वो मनोरंजन परक रचना है। कौन सी? मनोरंजन परक रचना है। और आगे चलते हैं। देखिए इसमें है ऑप्शन ई होगा क्योंकि खुसरो की खालिक बारी अरबी फारसी मनोरंजन परक भी ये लिखे हैं, लेकिन इसमें पूछा खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है, तो खालिक बारी वस्तुता अरबी फारसी में ही है, अरबी फारसी में ही है। और हिंदी के छंदबद्ध पर्यायवाची शब्दकोश, अतः उपयुक्त में से विकल्प जो नहीं वाला ऑप्शन है वो सही है। नहीं वाला ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। प्राकृतिक के पहले पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है आहट, सी है पाली, डी है इनमें से एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो प्राकृतिक के पहले की अवस्था पाली, संस्कृत होती है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, आहट, फिर अपभ्रंश होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इसमें दिया हुआ है संस्कृत है, पाली है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, आहट है और हिंदी है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे वाला है 44 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां कौन है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी दो बोलियां आती हैं? पहला ऑप्शन है कि कन्नौजी या खड़ी बोली आती है, बी वाला ऑप्शन है बुंदेली आती, सी ऑप्शन है ब्रज या बघेली आती, डी ऑप्शन एक से अधिक और ई ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का क्या नाम है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी आती है, राजस्थानी बोली आती है। इसमें मेवाती, मालवी, राजस्थानी के भी 4 उप बोलियां हैं। चलिए आगे देखते हैं बॉक्स में क्या है। एक सेकंड। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं, सही युग्म खड़ी बोली और बुंदेली है। पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली निम्न बोलियां देखिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर खड़ी बोली हरियाणवी और ब्रज भाषा तथा बुंदेली और कन्नौजी आएगा। बुंदेली और कन्नौजी आएगा। क्या आएगा? बुंदेली और कन्नौजी आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या प्रयोग किया है। खड़ी बोली को उन्होंने क्या नाम दिया है, इसके बारे में पूछा गया। खड़ी बोली को उन्होंने
क्या नाम दिया है? नंबर 1 है जनपदीय हिंदी, नंबर 2 है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, नंबर 3 है कौरवी और डी है ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और नन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो ऑप्शन जो जनपदीय हिंदी है वो सही है, जनपदीय हिंदी सही है। आगे चलते हैं कि देवनागरी लिपि में एक बार बॉक्स भी पढ़ते चलते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया, जबकि डॉक्टर गियर्सन ने खड़ी बोली के लिए वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। डॉक्टर गियर्सन ने वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी का प्रयोग खड़ी बोली के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? मतलब आ की 12 खड़ी जो है किसने सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है यहाँ पे महात्मा गांधी, बी है काका कालेकर, सी है विनोबा भावे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है नन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है काका कालेकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। आ की 12 खड़ी का उन्होंने सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, क्या है? एक बार बॉक्स भी देखते हैं क्या है। देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव काका कालेकर ने दिया था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि का स्वीकार करने का भी सुझाव, इन्होंने भी देवनागरी लिपि को स्वीकार करने का भी सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन अधिक उपयुक्त बोला गया? कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो पढ़ते चलते हैं क्या है। देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। क्या है? देवनागरी नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा से है। नागरी से है निम्नलिखित में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से अधिक और क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसमें से एक से अधिक सही है। एक से अधिक क्यों? नागर जो है देवनागरी गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा कि देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से पड़ा कि नागरी विकास से? तो हमको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन देखिए सही है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा से हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली 4 से 5वीं सदी और गुप्त लिपि से 6ठी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, लिपि सुधार समिति के 1947 के अध्यक्ष कौन है? लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए है कि नरेंद्र देव है, ऑप्शन बी है कि पीवी टंडन है, ऑप्शन सी है कि बीसीजी खेर, एक से अधिक है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव माने जाते हैं। नरेंद्र देव ही लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीचे दिए कूट में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प हमको चुनना है। चलिए देखते हैं क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन में ब्रज भाषा में गीतात्मक
सहजता और स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव होता है। तो ऑप्शन ए है कि पहला और दूसरा दोनों सही। ऑप्शन बी है आंशिक रूप से सही है। तीसरा ऑप्शन है कि सी वाला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा दोनों गलत। उपयुक्त एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन ई जो है वो गलत है। उपयुक्त में से एक से इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है कि अगला निम्नलिखित 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन नवजागरण से भिन्न इस बात में है कि उपनिवेशवाद और दौर की उपज है। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। ऑप्शन ए है कि अ गलत है, ब सही है। ऑप्शन बी है कि ए सही है, अ सही है कि ब गलत है। और ऑप्शन सी है कि अ ब दोनों गलत है। ऑप्शन डी है कि इनमें से एक से अधिक या इनमें उपयुक्त में से कौन नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा। अ सही है जबकि ब गलत है। अ सही है जबकि ब गलत है। 19वीं शताब्दी का जो नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात से कि वो उपनिवेशवाद का दौर की उपज ही था और ये ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं, ये गलत है और ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है कि कौन सा कवि जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए चयन कर लेते हैं क्या है। देखिए ए है जगदीश गुप्त, वंशीधर शुक्ल, ईसुरी, सूरिमल। वंशी जगदीश गुप्त का है कि जगदीश गुप्त क्या बोलते हैं, वंशीधर शुक्ल का। चलिए मिला लेते हैं क्या है। उससे